आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ऊष्मा का प्रभाव और साथ में समझेंगे गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट लेसन के क्रियाकलाप 1.12 से शुरुआत करेंगे। ये है क्रियाकलाप 1.12। अब इसमें क्या लिखा गया है ये आप पढ़िएगा, मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें दो समायोजन हैं। एक जो आपको पिक्चर तस्वीर में दिखाई दे रही है, एक ये समायोजन है। इस समायोजन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बीकर है, उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं। ये यहाँ थोड़ा सा करीब से देखें आप। एक बीकर है और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं और उसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर ये थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर, और उसे गर्म करने की भी व्यवस्था है। ये सब इससे हमको करना क्या है, पहले ये बताया जाएगा आपको कि जब बर्फ़ पिघलना शुरू करे तो तब उसका ताप नोट करें। कितने पे पिघलेगी ये नहीं बताया गया, ये बताया गया कि ताप नोट करें। तो चूँकि ये इस उपकरण का समायोजन हमारे पास घर पे या अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस समय देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जब बर्फ़ पिघलना शुरू करेगी तो तब ये थर्मामीटर आपको ताप बताएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। फिर हम ऊष्मा दे रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं, ये हम उसको गर्म कर रहे हैं, ये हम लगातार कर रहे हैं। ऊष्मा दे रहे हैं तो इसका ताप बढ़ रहा है, बर्फ़ का ताप बढ़ रहा है। अब वो पिघलना शुरू हुआ, लेकिन देखते हैं कि ऊष्मा धीरे धीरे जब देते रहते हैं और बर्फ़ पिघलती रहती है तो ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। ऊष्मा जो जा रही है वो ताप अब नहीं बढ़ा रही है, ताप तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अब वह ऊष्मा कहाँ जा रही है, बर्फ़ को यानी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था की में बदलने में खर्च हो रही है। खैर, यहाँ शायद आपको बात ठीक से समझ में ना आए। अब हम देखते हैं इसी क्रियाकलाप के दूसरे समायोजन को, इसी क्रियाकलाप के दूसरे समायोजन को। ये एक दूसरा समायोजन है, दिखने में वैसा ही है लेकिन ये समायोजन थोड़ा अलग है। ये समायोजन, इस समायोजन में आपको बस अंतर ये दिखाई देगा कि जहाँ पे आपको बर्फ़ दिखाई दे रहा था वहाँ पे अब जल है, यानी कुल मिला के बर्फ़ पिघल गई, बर्फ़ ठोस से जल में बदल गई, द्रव में बदल गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को जब ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसका ताप बढ़ना शुरू होता है। अब इसका ताप बढ़ना शुरू होता है। अब ये ऊष्मा पाके इसका ताप बढ़ रहा है। अब जब इसका ताप बढ़ता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके बढ़ता है और ताप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊष्मा देते जा रहे हैं, ताप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे ऊष्मा और ताप में अगर ग्राफ खींचा जाए तो आप पाएंगे कि जितना ऊष्मा जाएगी उतना ताप बढ़ेगा। उस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा तिरछी, वो हम अभी ग्राफ में समझेंगे। तो वो फिर क्या होता है कि हमारा जो थर्मामीटर ही लगातार बताता रह रहा है कि हमारा ताप क्या है, ऊष्मा के कारण से हमारे ताप में कितनी वृद्धि हो रही है। फिर धीरे धीरे हमारा ताप हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर हमारा जल उबलने लगता है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और जल हमारा उबलने लगता है तो इस क्रिया को थोड़ा सा हम आपको समझा दें। यहाँ पे जब जल के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। अब वो भाप में बदलने लगेगा। अब वो किस में बदलने लगता है, भाप में, मतलब गैस अवस्था में। तो द्रव अब गैस में बदलने लगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
अब हम ऊष्मा दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ताप 0 से बढ़ के 100 हो गया ऊष्मा देने से, तो यहाँ पे और भी उसका ताप बढ़ना चाहिए, 100 से ऊपर भी जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही भाप में बदलना शुरू करता है, यानी अवस्था बदलनी शुरू हो जाती है, अब इसका ताप यहीं पे स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और फिर क्या होता है कि अब सिर्फ भाप निकलती है, भाप निकलती है, जल वाष्प निकलती है, जल वाष्प निकलती है। हम ऊष्मा दिए जाते हैं, ताप में कोई वृद्धि नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके कांस्टेंट, और धीरे 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 सारा जल वाष्प में बदलता रहता है। दोनों प्रयोगों में जब बर्फ जल में बदल रहा होता है, या दूसरा प्रयोग जब जल से जल वाष्प बन रहा होता है, इन दोनों प्रयोगों में पाते हैं कि ऊष्मा जो हम दे रहे होते हैं वह दो कार्य करती है। पहला कार्य करती है कि वह ताप बढ़ाती है, ताप बढ़ाती है, ताप बढ़ाती है। और दूसरा काम करती है कि अवस्था परिवर्तन करती है, अवस्था परिवर्तन करती है, अवस्था परिवर्तन। विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है कि जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है तब ताप नहीं बढ़ता, वह जो ऊष्मा हम दे रहे होते हैं वह ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है। उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस ऊष्मा को जो अवस्था परिवर्तन करने में खर्च होती है, ताप वृद्धि में नहीं, उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसे। अब ये जो गुप्त ऊष्मा है उसे अगर हम मापने की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान को अवस्था परिवर्तित करने के लिए बिना ताप बढ़ाए, कंडीशन है बिना ताप बढ़ाए, जितनी ऊष्मा की मात्रा दी जाती है या ली जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये ऊष्मा सिर्फ दी ही नहीं जाती, ली भी जाती है। कुछ क्रियाएं आप जानते हो तब होती है जब उनसे ऊष्मा ली जाती है, जैसे जल से बर्फ बनाना, द्रव से ठोस बनाना। तो इस तरह से हम समझे कि गुप्त ऊष्मा हमारी वह मात्रा, ऊष्मा की मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है बिना ताप बढ़ाए, और वह भी ऊष्मा की न्यूनतम मात्रा। तो मैं समझता हूँ अब आप गुप्त ऊष्मा समझ गए होंगे। बाकी बाद में। धन्यवाद।